गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हमारे सिलेबस के अंतर्गत एमए फाइनल का टॉपिक प्रकार्यवाद के अंतर्गत हमने पहले वीडियो में अर्थ और परिभाषा को समझा था। आज हम चर्चा करेंगे टॉलकट पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में। टॉलकट पार्सन्स जो है वो प्रकार्यवादी सिद्धांतवेता है। टॉलकट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अन्य वीडियो में। इसमें हम चर्चा करेंगे कि टॉलकट पार्सन्स किस तरह से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को लेकर सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक संरचना की बात करते हैं और किस तरह से सामाजिक व्यवस्था और संरचना के अध्ययन की बात करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं प्रकार्यवाद के अंतर्गत। जो अर्थ और परिभाषा हमने समझी थी उसी के तहत टॉलकट पार्सन्स ने 1947 में अमेरिकन जो समाजशास्त्री परिषद है, एक परिषद बनी हुई है समाजशास्त्र की अमेरिका के अंतर्गत। टॉलकट पार्सन्स बेसिकली अमेरिका से हैं, बहुत बड़े प्रकार्यवादी सिद्धांतकार हैं। तो 1947 में पार्सन्स ने अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद में एक जो वार्षिक सभा थी उसमें भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया उन्होंने कि समाज का अगर कोई वास्तविक अध्ययन करना चाहता है कि समाज क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, तो उसके लिए उसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और अगर ये दृष्टिकोण हम अपनाते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत को विकसित करने की आवश्यकता है। अब यहाँ बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि पार्सन्स ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो दृष्टिकोण है इसकी बात सबसे पहले कब की। तो हमें याद रखना है कि उन्होंने अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद जो है उसमें 1947 में अपने भाषण के दौरान की थी। और उन्होंने किस बात पर जोर दिया, विशेष संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के ऊपर जोर दिया। उसका उन्होंने कारण भी दिया। तो वो कारण क्या देते हैं कि अगर कोई सामाजिक व्यवस्था है या जो हमारी समाज है उसकी वास्तविकता को अगर ठीक से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जब तक कि हम उस व्यवस्था के अंतर्गत जो इकाइयाँ हैं उनके प्रकारों को नहीं समझ लें। अर्थात व्यवस्था के अंतर्गत जो इकाइयाँ हैं, जैसे हमारी समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें व्यक्ति भी एक इकाई है, परिवार एक इकाई है। इस तरह से उस व्यवस्था के अंदर जो प्रत्येक इकाइयाँ हैं जो उस व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दे रही है, उनके प्रकार्यात्मक तत्वों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो अधिकांश सदस्य हैं, अर्थात लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो सभी समाज के अंदर रहते हैं, उनकी जो प्राणी शास्त्रीय अर्थात जो जैविक आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति किस तरह से हो रही है, उनका अध्ययन करना या इकाइयाँ उसमें किस तरह से योगदान दे रही है, उनके अध्ययन करने के ऊपर पार्सन्स जोर देते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये जो तत्व हैं जिनकी वजह से मानव की इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, इसी से ही क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्रियाशील रहती है, चलायमान रहती है, सामाजिक व्यवस्था चलती है। अर्थात किसी भी व्यवस्था की क्रियाशीलता या चलायमान रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जो अधिकांश इकाइयाँ हैं वो किस तरह से अपने कार्यों और भूमिकाओं को आवश्यक रूप से कर रही है। पार्सन्स ने अपना ये दृष्टिकोण जो है वह अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में 1952 के अंतर्गत रखा, स्पष्ट किया। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल की बात सबसे पहले कहाँ की, 1947 में अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद में, और दूसरी बार जब 1952 में उनकी पुस्तक आई द सोशल सिस्टम। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है बच्चों कि द सोशल सिस्टम जो पुस्तक है वह किसकी है, या पार्सन्स ने कौन सी पुस्तक में अपना स्ट्रक्चरल फंक्शन या सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। तो हमें याद रखना है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम जो
प्रकार्यवादी जो सिद्धांत है पार्सन्स का, उसको विकसित करने के लिए उन्होंने अन्य विद्वानों जैसे मेलिनोवस्की, परेटो, दुर्खिम आदि का अध्ययन किया और उनके सिद्धांत से कुछ कुछ विचार ग्रहण किए। पार्सन्स कहते हैं कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए कुछ सामाजिक नियम होते हैं और ये सभी जो नियम हैं कुछ न कुछ प्रकार अर्थात उस सामाजिक व्यवस्था में को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, वाणिज्य और व्यापार के या व्यवसाय के आप नियमों को ही ले लीजिए। इन नियमों में क्या होता है, एक विशेष व्यवसाय हो, जो कोई भी विशेष व्यवसाय होता है उस व्यवसाय के अंतर्गत कुछ निश्चित प्रकार होते हैं अर्थात उसके फंक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो व्यवसाय क्या होता है, चलता है या क्रियाशील रहता है। अब कैसे कि जैसे कोई नए व्यवसाय में उतरना चाहता है या नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है या उसके अंदर घुसना चाहता है तो क्या होती है, उसकी कुछ दशाएं या कुछ नियम्स होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें काम करने वाले जो सदस्य हैं उसके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ उनके कर्तव्य होते हैं, मालिक और कर्मचारी के बीच कैसे संबंध होंगे ये निश्चित करते हैं। साथ ही इन नियमों के भी ये प्रकार हैं कि उस व्यवसाय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के अंदर क्या होते हैं, पारस्परिक संबंध क्या होते हैं, सामंजस्यपूर्ण होते हैं। अंतःक्रिया जो है उनको क्या होती है, सुविधाजनक होती है जिससे कि व्यवस्था चलायमान रहे। अर्थात कुल मिलाकर कुछ एक निश्चित नियम होते हैं जिससे क्या है, उन नियमों के तहत व्यवस्था चलती रहती है। पार्सन्स आगे कहते हैं कि सामाजिक संरचना जो व्यवस्था है उसका अगर हम विश्लेषण करें तो ये ज्ञात होता है हमारे को कि इसके अंतर्गत असंख्य अर्थात जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है परस्पर संबंधित इकाइयां हैं जो संपूर्ण व्यवस्था को एक नया प्रतिमान प्रदान करती है या निश्चित प्रतिमान प्रदान करती है। अर्थात पूरी व्यवस्था जो है आपस में क्या है, बंधी हुई है, अंतर संबंधित है। और अगर हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टम अर्थात सामान्यकृत संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्यवस्था के रूप में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इस व्यवस्था के अनुसार वो जो असंख्य परस्पर संबंधित इकाइयां हैं उनको क्या है, सामान्य आधार पर क्या होगा, कुछ श्रेणियों में बांटा जाएगा, फिर संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। और ये जो संरचनात्मक इकाइयां या श्रेणियां हैं कुछ स्थिर होती है, मतलब फिक्स होती है, ठीक है। उनका जो संबंध है वो सामाजिक व्यवस्था के गतिशील तत्वों से होता है। अब गतिशील प्रकार्यात्मक श्रेणियों की भी आवश्यकता होती है क्योंकि व्यवस्था को चलायमान रखना है। तो सामाजिक व्यवस्था में गतिशील जो प्रकार्यात्मक श्रेणियां वो भी होती है, स्थिर प्रकार्यात्मक श्रेणियां भी होती हैं। कुल मिलाकर अध्ययन के अंतर्गत हमें गतिशील और स्थिर दोनों ही प्रकार्यात्मक संरचना को अध्ययन में लेना है ताकि सामाजिक व्यवस्था या संरचना को संगठित और व्यवस्थित रखने की जो दिशा है उसके अंतर्गत योगदान दे सकें। विकास की जो दिशा है या जो उसको विघटन की दिशा है उसको रोकने में अपना योगदान दे सकें। और कई बार विघटन की दिशाएं भी स्थित हो जाती है, व्यापार में फेल हो जाते हैं लोग, सामाजिक व्यवस्थाएं फेल हो जाती है, तो उसको पार्सन्स प्रकार्यात्मक न कर अकार्यात्मक कहता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि ये व्यवस्था में अगर कोई इकाई योगदान नहीं दे रही तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो अकार्यात्मक प्रकार होगा। पार्सन्स एक सुझाव और देते हैं, वो कहते हैं कि जो एक विकसित समाज की व्यवस्था है उसको गतिशील व्यवस्था के रूप में ही देखना चाहिए। उससे संबंधित जितने भी विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं या अवस्थाएं हैं उनका प्रकार्यात्मक संदर्भ में ही सामाजिक व्यवस्था या संरचना का अध्ययन करना उचित होगा। पार्सन्स कुछ प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की भी बात करते हैं कि अगर ये आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है या इन पैरामीटर्स की या प्रतिमानों की पूर्ति नहीं होती है तो सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, चलायमान नहीं रहेगी या सामाजिक व्यवस्था है वो क्या है, टूट जाएगी। उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के ऊपर। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यवस्था और संरचना को बनाए रखने के लिए कुछ प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होती है और इन आवश्यकताओं का संबंध जो है वो केवल समाज के साथ ही नहीं व्यक्ति के साथ ही जुड़ा होता है।
व्यक्तिक जो व्यवस्था है उसे बने रखने में प्रकार्यात्मकता आवश्यकता यह होती है कि व्यक्तित्व के पनपने के लिए सावयव अर्थात शरीर की आवश्यकता होती है। उसके साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसे होती है कि जो समाज के सदस्य हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, यह आवश्यक है सामाजिक व्यवस्था के लिए कि वह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अगर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा समाज या व्यवस्था तो क्या होगा, समाज बिखर जाएगा। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के पास क्या होने चाहिए, व्यवस्था के पास क्या होने चाहिए, कुछ साधन होने चाहिए जिससे कि वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जो प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत समाजीकरण के कुछ साधन या संस्थाएं होना आवश्यक है ताकि जो बच्चे हैं या जो नई पीढ़ी है उसका क्या हो सके, सामाजिक प्राणी के रूप में विकास किया जा सके, उनमें वो आदर्श और मूल्य विकसित किए जा सके जो सामाजिक व्यवस्था को अनुकूल बनाते हैं या जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल हो। इस तरह से पार्सन्स कहते हैं कि प्रत्येक सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें आधारभूत मूल्यों की एक व्यवस्था का होना भी आवश्यक है ताकि उसी के अनुसार समाज के जो सदस्य हैं उसके व्यक्तित्व को ढालने का प्रयास किया जा सके। ये क्या है, समाज की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। अर्थात इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बगैर व्यवस्था के अंदर क्या होगा, अकार्यात्मक व्यवस्था हो जाएगी और व्यवस्था कहीं ना कहीं विघटित होने की ओर चली जाएगी। पार्सन्स का मत है कि सामाजिक व्यवस्था में किसी भी अंग को संपूर्ण व्यवस्था से पृथक मानकर नहीं, हम समझें कि हम समाज से पृथक हो जाएंगे या जो संपूर्ण व्यवस्था है उससे कोई जो इकाई है वो पृथक हो जाएगी, या यूँ कहें कि अलग से हम एक इकाई का अध्ययन करके और समाज को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनमें क्या है, एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है। सभी इकाइयाँ क्या है, आपस में जुड़ी हुई होती है, आपस में इस तरह से अंतर संबंधित होती है कि अगर उनको समझना है तो हमें उनके प्रत्येक अंग का जिससे कि प्रकार्यात्मक संबंध है उसका अध्ययन करना आवश्यक है। यही कारण है कि पार्सन्स जो है वो सामाजिक व्यवस्था को अपने अध्ययन का आधार मानते हैं ताकि उसके जो अलग अलग अंग या तत्व है उनके बीच में जो पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंध हैं उनको स्पष्ट किया जा सके। अतः कुल मिलाकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का जो अस्तित्व है वह समाज के अनेक जो व्यक्तिक कर्ता है, एक्टर अर्थात जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके प्रकार्यात्मक अंतः संबंधों तथा अंतः क्रियाओं पर निर्भर करता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें कर्ताओं के प्रकारों की अवहेलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रत्येक इकाई है समाज में जो समाज को बनाए रखती है या व्यवस्था को बनाए रखती है, चाहे वो व्यक्ति हो, सामाजिक सांस्कृतिक हो या परिवार हो, उन सब इकाइयों का अध्ययन करके ही हम लोग क्या है, सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। इसे ही पार्सन्स क्या कहते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्यवस्था कहते हैं या संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहते हैं। तो हमने इस वीडियो में चर्चा की कि पार्सन्स ने किस तरह से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के ऊपर अपना प्रकाश डाला है या अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में हम पार्सन्स से रिलेटेड सामाजिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है जिसके अंदर उनका गली का मॉडल है GALI और दूसरा प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो मैं व्हाट्सएप पे साझा करूँगा, वो आप लोग पढ़ना और इस वीडियो को देखकर अपने स्तर पर तैयारी करना ताकि आपको परीक्षाओं में अपेक्षित परिणाम मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।